नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द फ्लिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और मैं एक बार फिर से साइंस की सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2024 के एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, आपको ये क्वेश्चन सब साइड में दिख रहे होंगे। आज का पहला सवाल है आप लोगों का कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन होता है वो होता है DDT। नाम क्या होगा दोस्तों? DDT। अर्थात पहले क्वेश्चन का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DDT। फुल फॉर्म जरा ध्यान रखेंगे दोस्तों, DDT का फुल फॉर्म होता है डाइफेनॉल। एक ही में है दोस्तों सब, डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोएथेन DDT का फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछता है DDT का पूर्ण रूप क्या है, तो DDT का पूर्ण रूप होता है दोस्तों डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोएथेन, जो कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला एक रसायन है। अगला इसमें एक ऑप्शन आपका पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है CFC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम क्या होगा दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या करता है दोस्तों? ये ओजोन परत का क्षय, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ओजोन परत की क्षय का कारण है जो CFC है। ओजोन परत का क्षय का कारण होता है। ओजोन परत की क्षय का कारण कौन होता है दोस्तों? CFC। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि ओजोन परत का क्षय हो जाए तो पृथ्वी पर हानिकारक आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन? ओजोन परत। कौन सा? ओजोन परत रक्षा करता है। फिर से एक बार सारे क्वेश्चन को समझिए। CFC क्या होता है दोस्तों? CFC एक प्रकार का हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हानिकारक गैस होता है। यह हमारे पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाले ओजोन परत का ये क्षय करता है। यदि इसकी मात्रा पृथ्वी पर ज्यादा हुई तो ओजोन परत में छेद हो जाएगा, जिसके कारण ये हानिकारक पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आने लगेंगी और ये बहुत ही खतरनाक रोग पैदा करती हैं। जो खतरनाक रोगों के अंदर क्या आता है, ये खतरनाक रोग पैदा करेगी, जिसका नाम क्या होता है दोस्तों? ये मोतियाबिंद तथा त्वचा कैंसर नामक बीमारियों को ये उत्पन्न करती हैं। हानिकारक पराबैंगनी किरणें यदि हमारे पृथ्वी पर पहुंचे तो आपको त्वचा का कैंसर महत्वपूर्ण रोगों के अंदर आता है, जिससे मोतियाबिंद अनेक प्रकार के हानिकारक रोग होंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पूरा इसका डिटेल क्या है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा, ओजोन का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो ओजोन का सूत्र होता है O3। और ये पूछा जाता है कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु पाए जाते हैं, तो ओजोन में ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, अगला ऑप्शन आपका है इसमें ATP। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगला ऑप्शन आपका है ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP होता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। ATP को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। ATP को क्या कहा जाएगा? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ATP से ये 2 सवाल बनते हैं, ATP का फुल फॉर्म क्या है और कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा होता है ATP। और ATP का निर्माण श्वसन की क्रिया में होता है। ATP का निर्माण होता है कहाँ, कब? तो ATP का निर्माण श्वसन में होता है दोस्तों, ध्यान रखना। ATP का निर्माण श्वसन क्रिया में होता है। ATP एक प्रकार का ऊर्जा रूप है, ध्यान रखिएगा, ये श्वसन क्रिया में इसका निर्माण होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। हमने सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया हुआ है। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन, DDT का फुल फॉर्म होगा ये जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाला एक रसायन है। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोएथेन।
और एटीपी दिया हुआ है जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो श्वसन में काम आता है, श्वसन की ऊर्जा मुद्रा है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। आशा करता हूं ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसके अलावा और इसके कोई क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण करना। अब पहला ऑप्शन में दिया है प्रकाश संश्लेषण, ध्यान दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। तो दिया हुआ है रंध्र का कार्य क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण याद रखिएगा दोस्तों, पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों के अंदर। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा दोस्तों, पत्तियों में होगा। रंध्र का अगर कार्य को पूछा जाए, ये ऑप्शन ए था, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा दोस्तों, पत्तियों के अंदर। दूसरा कह रहा है कि गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, ये होता है रंध्रों के द्वारा। बिल्कुल आपका सही आंसर होगा बी, जो कि इसमें कहा गया है कि रंध्रों के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान एवं गैसों का आदान प्रदान एवं वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो होती है रंध्रों के द्वारा। बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी, कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि रंध्रों का काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना, यानी गैसों का विनिमय करना, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जब जल हो जाता है तो जिस क्रिया के द्वारा ये जल निष्कासित होता है पौधे से बाहर, उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, जो कि 100% इसमें रंध्र भूमिका निभाता है। रंध्र के द्वारा ही जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। पोषण दिया है दोस्तों, तो पोषण आपको पता है कि जब भी जीव भोजन जिस क्रिया के द्वारा करते हैं और अपने किए हुए भोजन खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसका अगर शरीर में उपयोग करते हैं तो उसी क्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। और भोजन का परिवहन यदि बात करें, पौधे के अंदर यदि भोजन का परिवहन यदि होता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम ऊतक करता है दोस्तों, ध्यान रखना। कौन सा ऊतक करेगा, फ्लोएम ऊतक पौधे में परिवहन करता है खाद्य पदार्थ या भोजन का। तो ये दो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा आपको बतानी है। CO2 का अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता होगा अच्छी तरीके से। CO2 का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी प्रतिशत मात्रा आपकी कितनी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा होती है 0.03%। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पूछे तो सबसे ज्यादा अधिकतम मात्रा में होती है 78%, और ऑक्सीजन की प्रतिशत पूछे तो 21% आपको आंसर करना होगा। N फॉर नाइट्रोजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, N फॉर नाइट्रोजन और O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीजन। दोस्तों यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग। साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि पौधे का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। तो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ जो कि आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। टैनिन, रेजिन और गोंद, और लास्ट में ऑप्शन दिया है इनमें सभी। तो ये सभी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। सभी हमारे पेड़ के उत्सर्जी पदार्थ हैं ये। टैनिन जो होता है वृक्षों के छाल में, ये वृक्षों के छाल के पुराने जाइलम में होता है। वृक्षों के छाल के पुराने जाइलम से इसको प्राप्त किया जाएगा। वृक्षों के छाल के पुराने जाइलम में ये होता है। रेजिन जो होता है दोस्तों चीड़ वृक्ष से या चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। रेजिन किससे प्राप्त किया जाएगा, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। और गोंद जो होता है वो बबूल के पेड़ से प्राप्त होता है। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। टैनिन वृक्षों के छाल के पुराने जाइलम से प्राप्त होता है, रेजिन चीड़ के वृक्ष से होता है, गोंद होता है बबूल के पेड़ से, और एक पदार्थ मिलता है लैक्टेस जो होता है, एक और होता है उत्सर्जी पदार्थ जो कि कनेर, पीपल और बरगद का उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो 4 क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ध्यान रखिएगा कि टैनिन वृक्षों के छाल के पुराने जाइलम से, रेजिन चीड़ से, गोंद बबूल से, लैक्टिस जो होता है कनेर, पीपल और बरगद के पेड़ से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया कि डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डायलिसिस आखिर होता क्या है, ध्यान रखिएगा।
डायलिसिस जो मशीन होती है, डायलिसिस मशीन कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करती है। तो डायलिसिस मशीन एक प्रकार का क्या है दोस्तों, कृत्रिम वृक्क है। अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा दोस्तों, पूछा गया है पेपर के अंदर, कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है। तो कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाएगा, डायलिसिस मशीन को। वृक्क का काम क्या होता है दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण करना। डायलिसिस मशीन का भी काम होता है रक्त का शुद्धिकरण करना। और रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, तो रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है हीमोडायलिसिस। क्या कहलाती है दोस्तों, हीमोडायलिसिस। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी। डायलाइजर क्या होता है, जिसमें रक्त स्टोर होता है, ठीक है, जहां रक्त को स्टोर किया जाएगा, रक्त का स्टोरेज होता है। ये रक्त का स्टोरेज जो होता है डायलाइजर कहलाता है। डायलाइजर में ही सारा रक्त बाहर, शरीर से बाहर निकलकर और डायलाइजर में ही स्थित रहता है। रक्त का स्टोरेज डायलाइजर होता है, डायलाइजर में होगा। अब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। डायलिसिस मशीन क्या होती है, कृत्रिम वृक्क होती है। और डायलिसिस मशीन के द्वारा मतलब रक्त का शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है हीमोडायलिसिस। क्या कहलाएगी, हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। 6 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। गुरुत्वानुवर्तन होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है आप लोग समझिए अच्छी तरीके से। गुरुत्वानुवर्तन उसे कहते हैं यदि पौधे के जड़ का पृथ्वी के अंदर वृद्धि करना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। यानी गुरुत्व की दिशा में पौधे के द्वारा की गई गति को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या हमने बोला, पृथ्वी के अंदर पौधों द्वारा की गई वृद्धि या की जाने वाली गति को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। यदि यही काम अगर होता कि सूर्य की तरफ अगर ये गति करे, तो सूर्य की तरफ की गई गति किसके द्वारा दोस्तों, पौधों द्वारा। ध्यान रखिएगा, की गई गति को हम लोग बोलते हैं गुरु। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगला ऑप्शन में क्या है दोस्तों, क्या क्या दिया था ऑप्शन में, गुरुत्वानुवर्तन क्या है, जड़ की वृद्धि होगी। बिल्कुल जड़ की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन बी पे सही होगा आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6। जड़ की वृद्धि ही गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। ऊपर जाएगा तो फोटोट्रोपिक में कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। सूर्य के तरफ की गई जो गति को हम लोग बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। ध्यान रखिएगा। अगर ये जल में गति करे, पौधे यदि जल में गति करे तो उसको हम लोग बोलते हैं जलानुवर्तन। जल में गति को क्या बोलेंगे दोस्तों, जलानुवर्तन। ये 3 प्रकार के सवाल आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जल में की गई गति को क्या कहते हैं, जलानुवर्तन। और प्रकाश की ओर गति करने को प्रकाशानुवर्तन। और पृथ्वी की ओर गति करने के लिए, अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सूर्य की तरफ कौन गति करेगा, तो ध्यान रखिएगा सूर्य की तरफ तने गति करते हैं। यहाँ पे फूल गति करेगा, ठीक है, यहाँ पे तने और फूल गति करेंगे, तो तने की वृद्धि को हम लोग बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। तने की वृद्धि को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रकाशानुवर्तन। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सभी चीजें आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर दिया है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चन का मतलब क्या है, अंडाशय जो अगर पूर्ण विकास कर जाए तो वो किस में बदल जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, अंडाशय फल में बदलता है। अंडाशय किस में बदलता है, अंडाशय जो होता है फल में बदलता है। अंडाशय फल बनता है, अंडाशय फल बनता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें दिया है बीज। बीज कहाँ स्थित होता है, बीजांड में। बीज कहाँ स्थित होगा दोस्तों, बीज स्थित होगा बीजांड में। बीज बीजांड में स्थित होता है, बीज बीजांड में स्थित होता है, बीज बीजांड में स्थित होता है। इसके बाद आगे क्या कहा गया है, आगे बीज दिया हुआ है दोस्तों, बीजांड दिया हुआ है। बीजांड से आपको समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसके 2 क्वेश्चन ये आते हैं, अंडाशय क्या बनता है, फल। बीज कहाँ रहते हैं, बीजांड के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर जो आएगा दोस्तों 7 का आंसर आ जाएगा दोस्तों A। 7 का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आगे देखते हैं 8, लैंगिक जनन संचालित रोग कौन कौन से होते हैं। तो लैंगिक जनन संचालित रोग, लैंगिक जनन संचालित रोग कहते किसको हैं, जरा दोस्तों ध्यान रखिएगा। लैंगिक जनन संचालित रोग कहते किसको हैं, तो लैंगिक प्रजनन के द्वारा। लैंगिक जनन किसमें होते हैं, जिसमें 2 व्यष्टि भाग लेता है। लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें 2 व्यष्टि भाग लेते हैं। एक पहला व्यष्टि नर होता है, दूसरा व्यष्टि मादा होता है।
और इन दोनों में संचारित होने वाले रोगों को कहते हैं लैंगिक संचारित रोग। और ये 3-4 प्रकार से होते हैं। ये वायरस से भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ से भी होते हैं, जीवाणु से भी होते हैं, मतलब विषाणु से भी होते हैं, इस तरीके से। तो इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो दिया है पीलिया। तो पीलिया दोस्तों वायरस के कारण होता है, जो कि ये लैंगिक जनन संचारित नहीं है। लैंगिक जनन संचारित रोग में एकमात्र इसमें ऑप्शन दिया है जो एड्स होगा। एड्स होता है लैंगिक जनन संचारित रोग है, ये लैंगिक जनन से होता है एड्स। पीलिया, चेचक और जो प्लेग है, ध्यान दीजिएगा, पीलिया, चेचक और प्लेग, पीलिया, चेचक और प्लेग ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। एड्स भी वायरस से होने वाला रोग है, लेकिन जनन संचारित रोग है। पीलिया यकृत को प्रभावित करेगा, ध्यान रखिएगा, ये वायरस से होने वाला रोग है, यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है। और चेचक भी वायरस से होने वाला रोग है। चेचक पूरे शरीर को प्रभावित करता है। चेचक जहाँ अपने शरीर पे फोड़ा फोड़ा, आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के शरीर पे पूरा फोड़ा फोड़ा निकल जाता है, उसी को हम लोग चेचक बोलते हैं। प्लेग जो होता है चूहा से फैलने वाला रोग है, चूहा से फैलने वाला रोग है, ये जानलेवा बीमारियां हैं सब दोस्तों, ध्यान रखना, ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा चेचक। पीलिया यकृत में होता है, यकृत को प्रभावित करता है, ये वायरस से होने वाला रोग है। और एड्स जो होता है लैंगिक संचारित रोग होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एड्स इस तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ACQUIRD, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, HIV नामक वायरस से। किससे होगा? HIV नामक वायरस के कारण ये रोग होता है। और ये लैंगिक जनन संचालित रोग है। लैंगिक जनन संचालित रोग में और कुछ आते हैं, जीवाणु से होने वाले, सिफिलिस, ये सब लैंगिक जनन संचालित रोग है। सिफिलिस, गोनोरिया महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स, ये सभी रोग लैंगिक जनन संचालित रोग हैं। ये सब नर एवं मादा के जननांगों में होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 9, किस पीएच वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीएच स्केल को जरा ध्यान से एक बार समझ लीजिए। पीएच स्केल, सबसे पहला पॉइंट, पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो पीएच स्केल की जो खोज किए थे, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया हुआ था 1909 ईस्वी में। सोरेनसन ने कब? 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीएच स्केल जो होता है, इसमें कहा गया क्वेश्चन कि किस पीएच का मान विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीएच मान 0 से लेकर 14 के बीच में काम करता है, 0 से लेकर 14 के बीच में काम करता है। बीच में होता है 7 मिड पॉइंट। 7 से कम वाले विलयन, ध्यान से रखिएगा, 7 से कम वाले विलयन, इधर आएंगे तो 7 से कम हो जाएगा विलयन का मान। तो 7 से कम जो इसका विलयन का पीएच मान होगा वो हो जाता है अम्लीय। बात को क्लियर अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इसका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिक्स रहेंगे पेपर के अंदर, 100% आना ही आना है। इनमें से आपसे पूछा जाता है किस विलयन का पीएच मान इतना है, तो यदि वो क्या कौन सा विलयन होगा? तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो विलयन जो होता है अम्लीय होता है। और जिस विलयन का जितना कम पीएच मान होगा, जितना 7 से कम पीएच मान होगा, वो प्रबल अम्लीय की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये नीचे वाले जो मिले 0 से लेकर 3-4 तक को ये जो मान होते हैं प्रबल अम्लीय होते हैं। 7 से थोड़ा सा नजदीक वाले जो मान होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो 7 जो पीएच मान आपको दिख रहा है, इसको हम लोग उदासीन विलयन कहते हैं, जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ये क्वेश्चन फिक्स रहता है दोस्तों, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, डायरेक्ट पेपर में मिल जाएगा। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान आएगा वो दोस्तों 7 आएगा। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। और इसमें आ जाएगा शुद्ध जल। इसमें क्या आ जाएगा? शुद्ध जल आ जाएगा। इसमें आ जाएगा शुद्ध जल। उदासीन विलयन होता है, शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। 7 से जब ही ऊपर बढ़ेंगे तो ये विलयन क्षारीय होंगे। ये विलयन क्या होंगे दोस्तों? 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, इधर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7 पे आ जाएगा ये पॉइंट। नीचे वाले विलयन जितने भी 1 से लेकर 6 तक के विलयन सब अम्लीय होगा। 8 से ऊपर जितने भी जाएंगे वो सब क्षारीय विलयन को होंगे। क्षारीय विलयन में 2 प्रकार के होंगे, जितना ऊपर जाएगा वो उतना प्रबल क्षार होगा, और जितना नीचे रहेगा वो सब 8, 7 से नजदीक में जितने 9 तक आप जाएंगे, 10 तक, तो ये सब दुर्बल क्षार होंगे।
दुर्बल क्षार होंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन का उत्तर निकल गया होगा। इतने देखने के बाद, इतना समझने के बाद आपका क्वेश्चन का आंसर कोई बचेगा नहीं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया किस विलयन का पीएच मान जो होगा सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, पीएच 5 दिया है, उसके बाद ऑप्शन में दिया है पीएच 10, उसके बाद पीएच दिया है 11, उसके बाद दिया है पीएच 8। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 ये तो अम्लीय हो गया, ये तो अम्लीय हो गया, 7 से जस्ट नजदीक है, ये तो दुर्बल क्षार हो गया भाई, ये तो दुर्बल क्षार हो गए। 7, 8 और 10 दोनों दुर्बल क्षार हो गए। ये हो गए कौन, दुर्बल क्षार। 10 तक के पीएच को हम लोग दुर्बल क्षार कहते हैं, लेकिन पीएच माने 11, सबसे अधिक पीएच किसका है, 11 का, अर्थात सबसे अधिक क्षार के कौन होगा, पीएच 11 वाला पॉइंट। तो सबसे अधिक क्षार कौन हो जाएगा दोस्तों, पीएच 11 वाला। तो सबसे अधिक क्षार कौन हो जाएगा, पीएच 11 वाला पॉइंट, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों, सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है चूना जल। चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो चूना जल याद रखिएगा दोस्तों, चूना जल का अगर फॉर्मूले की बात करें तो CaOH का होल्टवाइस होता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से आपका उत्तर निकल गया होगा। कौन सा उत्तर होगा दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा ऑप्शन पे, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, चूना जल का। ऑप्शन में और कुछ चीजें दी हुई हैं, बूझा चूना लिखा हुआ है, बूझा चूना को ही हम लोग चूना जल बोलते हैं। तो बूझा चूना को याद रखिएगा। अगर बूझा चूना आपसे पूछे तो बूझा चूना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH का होल्टवाइस। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका काली चूना। तो काली चूना अगर आप देखें तो काली चूना को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। काली चूना को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। काली चूना को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलेंगे CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, काली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड होता है या CaO, इसका हम लोग फॉर्मूला नाम देंगे। यहाँ पे बूझा हुआ चूने का फॉर्मूला CaOH का होल्टवाइस, या बूझे चूने को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें पूछा गया है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों रासायनिक नाम होता है ये, प्रचलित नाम होगा बूझा चूना, यहाँ पे काली चूना का प्रचलित नाम होता है ये काली चूना, और यहाँ पे रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, CaO इसका फॉर्मूला होता है। आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हिंदी में सोडा एस का फॉर्मूला कौन सा है। तो सोडा एस ध्यान रखिएगा दोस्तों, 11 नंबर सवाल को अगर देखें तो सोडा एस किसे कहते हैं, तो सोडा एस कहा जाता है धोने वाले सोडे को। सोडा एस का मतलब वॉशिंग सोडा होता है। ये है कि उसमें जल की उपस्थिति नहीं होती है, वॉशिंग सोडा में जल की उपस्थिति होती है लेकिन इसमें जल नहीं होता, अर्थात इसका फॉर्मूला निकल के जो आता है Na2CO3 हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपका वीडियो ये अच्छी तरीके से आपके कंटेंट आपको बेहतर लग रहे हो और आपको इससे ज़्यादा कुछ फायदा मिल रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।